सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में आपके बेसिक फार्मूले हो गए, ग्राफ्स वगैरह हो गए और कुछ और फार्मूले थे वो हो गए, मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान और उनके ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपने पढ़ ली थी। अब आप आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण पर। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, त्रिकोणोमेट्रिक समीकरण कौन सी? ऐसी समीकरण जिसमें एक या दो अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात समाहित हो, वो त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपको लिख दिया साइन थीटा बराबर 1/2। दोबारा से, ऐसी समीकरण जिनमें एक या दो अज्ञात कोण हो और अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात समाहित हो, वो त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती हैं। जैसे एक हो गया साइन थीटा बराबर 1/2, और लिख सकते हैं आप साइन थीटा प्लस साइन फाई बराबर 2। नंबर 3, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 4 बराबर 0। तो इस तरह की जो समीकरण है ये त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 समीकरण आप पहले से पढ़ते हैं। और त्रिकोणमितीय समीकरण जिनमें अज्ञात कोण दे रखे हों और अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हों, वो त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती हैं। फिर उसके बाद आते हैं, इनके हल की बात करते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल। तो त्रिकोणमितीय समीकरण के हल से मतलब क्या है? जो अज्ञात कोण है, जो भी समीकरण दे रखी है, जैसे एग्जाम्पल ये आपको समीकरण दे रखी है, समीकरण साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2 ये समीकरण दे रखी है। इसमें थीटा के वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसका हल कहलाते हैं। हल भी कई तरह के आते हैं, क्योंकि साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल का जो डोमेन है वो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो इसके साइन थीटा बराबर 1/2 को सेटिस्फाई करने वाले बहुत से एंगल होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अगर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट में देखें तो थीटा बराबर π/6 आ जाएगा। दूसरी क्वाड्रेंट में देखें थीटा बराबर 5π/6 आ जाएगा। और इसी तरह से फिर थर्ड फोर्थ में कोई नहीं होगा, क्योंकि थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। फिर फिफ्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी कि अगर इसके थीटा के मानों की बात करें तो थीटा के अनंत मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करते होंगे। अगर इस समीकरण को आप इस तरह से लिख लें, साइन एक्स बराबर 1/2, और अब दो कर्व बना लें। अब वक्र y बराबर साइन एक्स और y बराबर 1/2 पर विचार करते हैं। ये दोनों कर्व जो दे रखे हैं आपको, दोनों कर्व आप जानते हैं। अगर इन कर्व को अपन ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और यहाँ इसका ग्राफ बना लेते हैं। आप पीछे भी बना सकते हैं। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स। और एक दूसरा कर्व ले लेते हैं। दूसरा कौन सा ले लें? y बराबर 1/2। दोबारा से हम क्या देखना चाह रहे हैं? समीकरण साइन एक्स बराबर 1/2, इस समीकरण का हल देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया? दो कर्व लिए, y बराबर साइन एक्स और y बराबर 1/2, और दोनों को प्लॉट कर लिया, दोनों को आपने ड्रॉ कर लिया ग्राफ पेपर पर। अब देखें, जहाँ जहाँ ये दोनों कर्व एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, और आगे भी आप देखेंगे तो ये ग्राफ कहाँ है? ये ग्राफ इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है आगे, और पीछे भी इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है। और y बराबर 1/2 ये जो लाइन है, ये भी इन्फाइनाइट तक प्रसार है इसका मतलब इन दोनों वक्रों के जो प्रच्छेद बिंदु होंगे उनकी संख्या अनंत होगी। उनकी संख्या अनंत होगी, यानी कि दोनों समीकरणों के द्वारा जो कर्व व्यक्त हो रहे हैं उनके प्रच्छेद बिंदु अनंत हैं। इनके प्रच्छेद बिंदु अनंत हैं, इसका मतलब क्या है? इस समीकरण के हलों की संख्या भी अनंत होगी। दोबारा से,
त्रिकोणमितीय समीकरण के हल की बात कर रहे हैं आप। त्रिकोणमितीय समीकरण दे रखी है आपको sin x बराबर 1/2, sin x बराबर 1/2 दे रखी है। sin x बराबर 1/2 को अपन ज्यामितीय रूप से देख रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने y बराबर sin x और y बराबर 1/2 दो कर्व ले लिए, दो समीकरण ले ली। इन दोनों को अगर हल करना चाहें तो क्या करेंगे, हल करने की प्रक्रिया में y का मान एक समीकरण से दूसरी समीकरण में रखेंगे, दोनों में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x बराबर 1/2 अपनी समीकरण बन गई। और ज्योमेट्रिकली देखें, दोनों को हल करने का मतलब है दोनों वक्रों के प्रच्छेद बिंदु, जो भी प्रच्छेद बिंदु होंगे वो y बराबर 1/2 पर भी होंगे, y बराबर sin x पर भी होंगे, यानी कि दोनों को संतुष्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब दोनों वक्रों के जो प्रच्छेद बिंदु होंगे वो प्रच्छेद बिंदु इस समीकरण के हलों को व्यक्त करेंगे। और ये प्रच्छेद बिंदु आप देख सकते हैं, y बराबर sin x का ग्राफ आप जानते हैं -∞ से इन्फिनिट की ओर जाता है, और y बराबर 1/2 जो लाइन है वो भी आप जानते हैं -∞ से इन्फिनिट की ओर प्रसार है इसका। इसका मतलब दोनों के हलों की संख्या अनंत आएगी। अगर एक दो हल लिखना चाहें आप इसमें देखें कौन कौन से हल लिख सकते हैं इसके हल। तो हल आप देखें, पहला एंगल जैसे ये आ गया आपका, ये वाला जो एंगल आ रहा है, ये एंगल आपका यहाँ π/6 आ रहा है, फिर यहाँ 5π/6 आ रहा है। एक तो 0 से π/6 हो गया, sin π/6 1/2 होता है, sin π - π/6 5π/6 ये भी 1 होता है, फिर sin 2π + π/6 2π + π/6 यानी कि ये आ जाएगा 13π/6, ये 17π/6। इसी तरह से और आगे चलते जाएंगे। तो ये जितने भी हल हैं ये अपने छोटे से अंतराल में हल लिखे, पीछे की साइड में भी लिख सकते थे, ये -π/6 -7π/6। तो इन हलों की जो संख्या है वो अनंत आएगी। इसका मतलब अपना जो समीकरण दे रखा है वो sin x बराबर 1/2, उसके हलों की संख्या अनंत होगी। अब कब कौन से हल लेने हैं आपको, इसमें एक तो आता है इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल। व्यापक हल समीकरण का वह हल जो जितने भी संभव हल हैं सभी संभव हलों को व्यक्त करने वाला जो आंसर आएगा वो इसका व्यापक हल कहलाएगा। कई बार छोटे से अंतराल में निकालते हैं, आपसे कहेगा 0 और 2π के बीच में हल बताइए, तो 0 और 2π के बीच में जो हल आते हैं वो समीकरण के मुख्य हल कहलाते हैं। और कभी आपसे स्पेशल इंटरवल दे देगा कि इस अंतराल में इसके हल बताइए, तो वो स्पेशल यानी कि विशिष्ट हल, स्पेसिफिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया त्रिकोणमितीय समीकरणों का मुख्य हल। त्रिकोणमितीय समीकरणों का मुख्य हल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो मुख्य हल से मतलब क्या है, जैसा अभी बता रहा था, त्रिकोणमितीय समीकरण के वे हल जो 0 और 2π के मध्य हों, इस समीकरण के मुख्य हल कहलाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस विच लाइज बिटवीन 0 एंड 2π आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, समीकरण sin x बराबर 1/2 के मुख्य हल कौन कौन से होंगे, थीटा बराबर π/6 और 5π/6 ये होंगे। क्यों, अभी आपने देखा था sin x बराबर 1/2, sin x y बराबर sin x का ग्राफ बनाया, y बराबर 1/2 का ग्राफ बनाया। 0 और 2π के बीच में वो पहली और सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिल रहे थे, थर्ड और फोर्थ में तो मिल नहीं रहे, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में साइन ऑफ एंगल नेगेटिव था, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया था ग्राफ। तो ये दो हल आएंगे, यही मुख्य हल होंगे। तो इस तरह से मुख्य हल की बात हुई। अब फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसी समीकरण, किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के वो हल जो सभी संभव हलों को व्यक्त करते हो, उस समीकरण के व्यापक हल कहलाते हैं। सभी संभव हलों को व्यक्त करने वाला व्यंजक द्वि त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। मतलब सारे संभव जो हलों को व्यक्त करेगा। जैसे अपन छोटा सा कोई ये sin x बराबर 1/2 लें, तो इसमें बहुत से एंगल आ रहे थे अभी, π/6, 5π/6, 2π + π/6, 3π - π/6, इसी तरह से आगे चल रहे थे, यानी कि 2nπ - π/6 और nπ + π/6। इस तरह से तो वो सारे हलों को एक ही एक्सप्रेशन से व्यक्त कर दें तो वो व्यापक हल कहलाएगा। और एक लिख देते हैं अपन विशिष्ट हल।
स्पेसिफिक सॉल्यूशन और यू कैन से पार्टिकुलर सॉल्यूशन। किसी समीकरण का वह हल जो दिए हुए अंतराल में पूछा जाए तो वो उसका विशिष्ट हल कहलाता है। जैसे आपसे कह देते एग्जाम्पल, समीकरण sin x बराबर π/2 का अंतराल π/2 से 3π/2 में हल ज्ञात करो। तो sin x बराबर 1/2, sin x की वैल्यू पॉजिटिव दे दी और क्वाड्रेंट कौन सी दे दी आपको, π/2 से 3π/2 यानी कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दे दी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन ऑफ एंगल नेगेटिव होता है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा था, अभी आपने देखा था 5π/6, तो 5π/6 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ कौन सा आएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभिष्ट हल। कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं x बराबर 5π/6। जो भी आपको टेबल बनवाई गई थी, टेबल बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे। कुछ आपको कहा था कि 0 से लेके 2π तक जितने भी एंगल हैं, स्टैंडर्ड एंगल हैं, उनमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के वैल्यूज निकालनी थी आपको। तो जिन लोगों को अभी तक याद नहीं है या नहीं किया है, वो उस टेबल को दोबारा से बनाएंगे, तब इस तरह के सॉल्यूशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर मुख्य हल पूछा है तो मुख्य हल आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, कोई कैलकुलेशन की बात नहीं है। और 0 से 2π के बीच में कोई स्पेशल सॉल्यूशन पूछ लिया है, वो भी डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं सरल त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल। सरल त्रिकोणमितीय समीकरण, ये सरल कौन सी आ गई, जो जनरल सॉल्यूशन है उन्हीं के कुछ स्पेशल केस बार बार यूज होते हैं, उनको लिख लेते हैं अपन। ये फॉर्मूले नहीं है, लेकिन बार बार काम में आते हैं, क्वेश्चंस में यूज होते हैं, तो इसलिए अपन ने लिख लिया है सरल। तो सबसे पहले अपन लेते हैं वही यूनिट सर्किल लेते हैं, बहुत पॉपुलर सर्किल, आप बार बार काम में ले रहे हैं आप इसे। ये ओरिजिन हो गया, आपने यूनिट सर्किल ले लिया जिसका केंद्र 0 0 पर है। इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। P पॉइंट की रेडियस OP, P पॉइंट से x एक्सिस पर लंब डाल दिया PM। ये डिस्टेंस x हो गई, ये वाली डिस्टेंस y हो गई, ये एंगल आपने मान लिया आपका थीटा है। x एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला A ले लिया, y एक्सिस के साथ ये B, फिर x एक्सिस के साथ ये C और ये फिर y एक्सिस के साथ D। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने पहले लिखे थे 0,1, वही दोबारा ले हैं 0, x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0, y एक्सिस के साथ 0,1, अगेन x एक्सिस के साथ -1,0, फिर y एक्सिस के साथ 0,-1। और आपने ये देख लिया है इस ट्राइंगल OPM में, त्रिभुज OMP में साइन ऑफ एंगल कितना है अपने पास, साइन ऑफ एंगल दिस बाई और कॉस ऑफ एंगल ये x है। ये बहुत बार काम ले चुके हैं त्रिकोण, ये सर्किल आपका। तो कॉस ऑफ एंगल आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x/1, क्योंकि जो OP है, OP रेडियस है, रेडियस यूनिट सर्किल लिया है तो रेडियस आपकी 1 है। अब अपन कुछ स्टैंडर्ड एंगल की बात करते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू वाट। साइन ऑफ एंगल 0 कब होगा, अपन ये देखना चाह रहे हैं। साइन ऑफ एंगल 0 कब होगा, जब इस एंगल से देखें तो साइन थीटा बराबर बाई है। जब बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब लाइन जैसे रोटेट करेगी तो एंगल बनते जाएंगे। कितनी बार रोटेट कर सकती है, कितनी बार भी रोटेट कर सकती है। राइट साइड में देखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, एक इन्फाइनाइट चक्कर लगा सकती है, और उल्टी डायरेक्शन में वो भी इन्फाइनाइट की ओर। आप ज़िंदगी भर लाइन को घुमा सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी घुमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो A पॉइंट पर एंगल 0 बनेगा। साइन, अगर OA लाइन की बात करें, OA एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 0। फिर दोबारा से C पॉइंट पर आ गया ये पाई, फिर दोबारा घूम के A पर आ गया 2π, यानी कि 0 एंगल की बात करें अपन, ये O और ये A पॉइंट है, इधर आपका C पॉइंट है। तो पहली साइकिल की बात करें, पहले तो सबसे पहले यहाँ आएगा ही आएगा, फिर एक चक्कर लगाने के बाद C बिंदु पर आ गया। क्या देख रहे हैं अपन, एक इक्वेशन लिख दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 0। इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू वाट। यदि साइन थीटा 0 के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखें थीटा बराबर 0 ही आ गया। फिर एक चक्कर, आधा चक्कर लगा के C पॉइंट पर आ गई, तो C पॉइंट पर फिर बाई कोऑर्डिनेट 0 है,
तो ये भी सॉल्यूशन आएगा। सबसे छोटा सॉल्यूशन थीटा बराबर 0, फिर थीटा बराबर पाई, फिर पूरा चक्कर कर दिया, दोबारा से यहाँ आ गया तो थीटा बराबर 2 पाई, 2 पाई के बाद फिर 3 पाई, 3 पाई के बाद फिर 4 पाई, 4 पाई के बाद फिर 5 पाई, 5 पाई के बाद फिर 6 पाई। यानी कि ये जो जनरेटर लाइन है, जो रिवॉल्विंग लाइन है, घूमने वाली लाइन है, जब जब ये ए बिंदु पर आएगी तब तब एंगल जो भी होगा और साइन ऑफ एंगल 0 होगा, और जब सी पर आएगी तब भी साइन ऑफ एंगल 0 होगा। साइन ऑफ एंगल किसके बराबर है? बाई के बराबर है। तो जब जब बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और लाइन घूमते हुए उस पॉइंट पर आएगी, वो ही इस समीकरण का हल होगा। तो कहाँ आ रहा है? 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, इन जनरल n पाई पर। ये उल्टा भी घूम सकती है रिवर्स डायरेक्शन में, तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इस तरह से इनफाइनाइट एंगल आएंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया? थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, n कोई भी इंटीजर है। यानी कि साइन थीटा बराबर 0 ये कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूले भी थोड़ी देर में जनरल सॉल्यूशन वाले अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये इक्वेशन क्या है, बार बार यूज होती हैं, बार बार यूज होती हैं, तो इनको एक बार आप अलग से लिख ले रहे हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर 0 हो तब थीटा बराबर n पाई होगा। यानी इस समीकरण का जनरल सॉल्यूशन n पाई आ गया। अगली समीकरण लेते हैं, सेकंड, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू वाट? अब साइन थीटा 1, साइन ऑफ एंगल जब 1 के बराबर होगा, जैसे लाइन यहाँ से घूमते हुए चलती है, π/2 पर आते ही, बी बिंदु पर आते ही एंगल, वो बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1, और एंगल कितना है? π/2। जब आप यहाँ से घूम के आएंगे, इस बिंदु पर आएंगे बी पर, तो बाई कोऑर्डिनेट आपका कितना है? 1 है। और कहीं बाई कोऑर्डिनेट 1 दिखाई दे रहा है क्या? बाई कोऑर्डिनेट और कहीं 1 नहीं है। तो इसका मतलब यही बी पॉइंट पर जब जब लाइन आएगी, पहली बार में आ गया π/2, फिर एक चक्कर लगा के दोबारा से आए 2 पाई प्लस π/2, फिर एक चक्कर लगाने के बाद फिर इस पर आएंगे 4 पाई प्लस π/2। नीचे से भी घूम सकते थे π/2, और नीचे से तो -2 पाई हो जाता। यानी कि जब जब आप इस लाइन के बाद π/2 पर आएंगे या इसके पहले π/2 पर आएंगे, वो एंगल आपका इस इक्वेशन को ऐसा एंगल होगा जो साइन थीटा बराबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/2। OA से जैसे ही π/2 रोटेट हो जाएंगे जब, और OA पर कब आएंगे? शुरुआत में 0 पहले हैं तो 0 प्लस π/2, एक चक्कर लगाने के बाद 2 पाई प्लस π/2, अगले साइकिल के बाद 4 पाई प्लस π/2, फिर अगले चक्कर के बाद 6 पाई प्लस π/2, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये 2n पाई प्लस π/2 हो गया। n का मान नेगेटिव भी हो सकता है, π/2 तो है ही, एक चक्कर उल्टा लगा लें, -2 पाई प्लस π/2, -4 पाई प्लस π/2। तो साइन थीटा बराबर 1 का सॉल्यूशन आ गया, थीटा बराबर 2n पाई प्लस π/2। एक और इक्वेशन लिखते हैं, इफ साइन थीटा बराबर -1 देन थीटा इक्वल टू, अब बाई कोऑर्डिनेट -1 होना चाहिए। बाई कोऑर्डिनेट देखें -1 कहाँ दिखाई दे रहा है? सिर्फ डी बिंदु पर दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर से चल दें तो 3 π/2 आ गया, 2n पाई प्लस 3 π/2, यहाँ तो 2n पाई हो जाएगा। इस लाइन पे एंगल कब आता है? जैसे ये 0 था पहले, एक चक्कर लगाने के बाद 2 पाई, यहाँ 0 रेडियन, फिर 2 पाई, अगले साइकिल के बाद फिर 4 पाई, फिर अगले साइकिल के बाद 6 पाई, और फाइनली, और उल्टा अगर नीचे से टर्न हो जाते हैं तो -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई एंड सो ऑन। यानी 2n पाई माइनस π/2 या 2n पाई प्लस 3 π/2। तो इनमें से आप कोई भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो कितना आएगा इसका? 2n पाई प्लस 3 π/2 या 2n पाई माइनस π/2, n बिलोंग्स टू z। 2n पाई प्लस π/2 आप अलग से लिखना चाहें, प्लस और माइनस वाले को, तो सेकंड का सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं? 4n प्लस 1 π/2 कॉमन ले लिया, 4n प्लस 1 π/2 आ गया। और थर्ड का क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ से 2 अब 1/2 आउटसाइड ले लिया आपने, 4n माइनस 1 π/2 ये भी लिख सकते हैं। n आपका कोई भी इंटीजर है। तो फाइनली 3 सिंपल इक्वेशन लिख लिया आपने। साइन थीटा इक्वल टू 0,
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 0 इज थीटा इक्वल टू एन पाई। समीकरण साइन थीटा बराबर 1 का व्यापक हल थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2, या आपको लिख सकते हैं आप 4n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज पाई बाई 2। और साइन थीटा बराबर -1, इसका व्यापक हल 2n पाई माइनस पाई बाई 2 या 4n माइनस 1 ब्रैकेट पाई बाई 2। ये इन सरल समीकरणों के व्यापक हल हो गए। कुछ एक दो समीकरण और लेते हैं, फिर इन्हीं समीकरण को दोबारा लिख दिया आपको। साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर n पाई, साइन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2, या इसको लिख सकते हैं आप, या थीटा बराबर 4n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर 4n माइनस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। तो ये जो सरल समीकरण लिखी उनका हल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा। पहले साइन वाली लिखी थी, अब आपने कोसाइन वाली लिख दी। अब लिखा है आपने कॉस थीटा बराबर 0। फिर उसी सर्किल को देखते हैं आप। अभी क्या था अपने पास, कॉस ऑफ एंगल x के बराबर था। जो पॉइंट लिखे थे वो पॉइंट भी लिख देते हैं। ये वाला पॉइंट था a 1,0, ये वाला पॉइंट था b 0,1, ये वाला पॉइंट था c -1,0, ये वाला पॉइंट था d 0,-1। हाँ, कॉस ऑफ एंगल क्या था आपके पास, यहाँ कॉस ऑफ एंगल आपके पास x था। अब पहली इक्वेशन की बात करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू 0। तो कॉस ऑफ एंगल 0, कॉस ऑफ एंगल 0 कब होगा, जब जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कहाँ दिखाई दे रहा है, आप देखें ज़रा। x कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है आपको, एक तो b बिंदु पर दिखाई दे रहा है 0,1, और एक d बिंदु पर दिखाई दे रहा है 0,-1। तब तो घूमने वाली जो लाइन है सबसे पहले यहाँ b बिंदु पर आएगी, तो कितना पाई बाई 2 पर। फिर दोबारा से d पर आएगी पाई बाई 2 प्लस, यानी कि 3 पाई बाई 2 हो गया। फिर आगे दोबारा से देखेंगे तो फिर यहीं आएगी पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 हो गया। यानी जब जब लाइन b या d बिंदु पर होगी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो कॉस ऑफ एंगल 0 होगा। तो कॉस ऑफ एंगल 0 या तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2, हाँ ये विषम पाई बाई 2 आएगा। यहाँ देख सकते हैं ये पाई बाई 2 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिख दें, या 2n पाई माइनस पाई बाई 2 लिख दें, या इसको लिख सकते हैं आप n पाई प्लस पाई बाई 2। देखें सबका मतलब एक ही है क्या, n पाई, n का 2n पाई तो कौन सी लाइन थी, 2n पाई तो ये रही आपकी। 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे तब भी ऊपर b पर आएगा, और 2n पाई माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे तब d पर आ जाएगा। यहाँ से अपन देख रहे थे 2n पाई प्लस पाई और 1/2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर विषम पाई बाई 2, विषम पाई बाई 2, यानी कि या पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इस तरह से आ रहा है, ये याद रखेंगे। फिर अगली इक्वेशन आती है कॉस थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर 1 यानी कॉस ऑफ एंगल x कोऑर्डिनेट के बराबर था, तो x कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ a बिंदु पर x कोऑर्डिनेट 1 के बराबर है। तो सबसे पहले 0 एंगल, फिर एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा आएगा 2 पाई, फिर एक चक्कर लगाने के बाद 4 पाई। यानी कि जब जब एंगल ए पर आएगी लाइन, जब जब लाइन घूमने वाली लाइन ए पर आएगी तो कॉस ऑफ एंगल 1 के बराबर होगा। तो यहाँ कब आएगा, सबसे पहले आपका 0 पर, उसके बाद एक साइकिल के बाद 2 पाई, देन 4 पाई, देन 6 पाई। तो कंप्लीट साइकिल के बाद ही ए पर आएगा। तो फाइनली कितना हो गया, 2n पाई। अगर कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर 2n पाई हो गया। इसी तरह अगली समीकरण दे रखी है कॉस थीटा बराबर -1। तो कॉस थीटा बराबर -1। अब देखें x कोऑर्डिनेट -1 कहाँ है, x कोऑर्डिनेट -1 c बिंदु पर दे रखा है। तो कॉस ऑफ एंगल -1 का मतलब है लाइन c पर आ गई, और c पर सबसे पहला एंगल पाई, फिर एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा आएगा 3 पाई, फिर एक चक्कर और लगाने के बाद 5 पाई। तो यानी कि यहाँ आ गया विषम पाई। तो कॉस ऑफ एंगल बराबर -1, इसका व्यापक हल कितना होगा, एंगल बराबर ऑड पाई, विषम पाई।
तो ये तीनों समीकरण आप ये सरल समीकरण ये हल करके रखेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब एक समीकरण दे दिया आपको tan थीटा बराबर 0। tan थीटा बराबर 0, tan थीटा को तो आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 0 यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 0, यानी फाइनली ये आ गया sin थीटा बराबर 0। और sin थीटा बराबर 0 इसका व्यापक हल तो पता है आपको, थीटा बराबर n पाई, तो ये n पाई आ गया। tan ऑफ एंगल 0 के बराबर होगा तो थीटा कितना होगा, n पाई होगा। इसके साथ एक और लिख सकते हैं आप, थीटा के वे मान जब समीकरण tan थीटा बराबर 0 का हल विद्यमान ना हो, वैल्यूज ऑफ थीटा देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब ये नीचे वाले टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि जब cos थीटा बराबर 0। और cos थीटा बराबर 0 कितना होगा, थीटा बराबर ऑड पाई, ऑड पाई बाई 2, थीटा बराबर ऑड पाई बाई 2 हो, थीटा बराबर विषम पाई बाई। तो tan ऑफ एंगल बराबर 0 यानी कि एंगल क्या आ गया, n पाई, जनरल सॉल्यूशन n पाई के बराबर आ गया। और जब tan थीटा बराबर 0 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब cos ऑफ एंगल 0 हो जाएगा। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो जब जब cos थीटा 0 होगा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक ये भी याद कर सकते हैं। अब आप आते हैं, अब लेते हैं अपन अन्य मुख्य त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल, मतलब मुख्य त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल। तो मुख्य त्रिकोणमितीय समीकरण कौन से लेते हैं आप, जैसे समीकरण ले लिया आपने, समीकरण sin थीटा बराबर sin L का व्यापक हल, इसका व्यापक हल लेते हैं। और इसका व्यापक हल कहाँ है, ये दिखाई दे रहा है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू दी पावर n एल्फा। डायरेक्ट ही याद करना होता है, कोई प्रूफ की ऐसी आवश्यकता नहीं है, और जो दे रखे हैं उनको भी अपन डायरेक्ट याद करके रखेंगे। तो इसका जो व्यापक हल आएगा ये आपकी मुख्य समीकरण कहलाती हैं। जैसे इसके यहाँ से एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ऐसे ही सभी समीकरणों के हलों के फॉर्मूले अपने पास हैं तो वो अपन डायरेक्ट याद करेंगे। फिर भी मैं एक प्रूफ कर देता हूँ, यही वाला प्रूफ कर देंगे, पर पहले मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन का आंसर। sin थीटा बराबर 1/2 का व्यापक हल लिखो। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है आपको, तो sin थीटा बराबर sin एल्फा, ये तो अपन ने याद कर रखा है। sin थीटा बराबर sin एल्फा हो तो थीटा बराबर क्या है, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n एल्फा, n कोई भी इंटीजर है, तो इससे लिख देते हैं। दी समीकरण लिखिए आपने sin थीटा बराबर 1/2। अब वो जो 1/2 है इसके लिए ऐसा एंगल लिखेंगे जो स्मॉलेस्ट हो। साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा एंगल जिसका साइन 1/2 के बराबर है, वो आपको पता है, टेबल बनाई हुई है आपने पहले से, sin π/6। यानी अब ये समीकरण अपनी जो मुख्य समीकरण है उसकी फॉर्म में आ गई, साइन ऑफ एंगल sin थीटा बराबर sin एल्फा। तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे आप यहाँ से, देयरफॉर थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू दी पावर n π/6, और ये n कोई भी इंटीजर है। तो ये जो सॉल्यूशन आया आपके पास, ये समीकरण का व्यापक हल आ गया। कोई भी समीकरण दे रखी हो उसको sin थीटा बराबर sin एल्फा या cos थीटा बराबर cos एल्फा या tan थीटा बराबर tan एल्फा में बदल देंगे, और जो इनके मुख्य हलों के फॉर्मूले हैं, जो व्यापक हलों के फॉर्मूले हैं, उसी में कन्वर्ट कर दें, उसी की सहायता से आंसर लिख देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं आप। दी समीकरण, ये समीकरण हो गई आपके पास sin थीटा बराबर sin एल्फा। sin थीटा बराबर sin एल्फा एक समीकरण अपन हल कर रहे हैं। दोनों पदों को एक ही साइड में ले आए आप, sin थीटा माइनस sin एल्फा बराबर 0। अब लगा दिया आपने sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या आएगा, sin c माइनस sin d आता है 2 cos c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2। तो यहाँ आ गया अपने पास 2 cos ऑफ थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज आइदर cos ऑफ एंगल 0 और साइन ऑफ एंगल 0। cos ऑफ एंगल 0 कब होता है, अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, cos ऑफ एंगल 0
यानी कि एंगल इक्वल टू विषम पाई बाई 2, यानी देयर दिस इम्प्लाइज थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 बराबर 2m प्लस 1 पाई बाई 2। या यहाँ से लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल 0, साइन ऑफ एंगल 0 था तो एंगल क्या था अपने पास n पाई, तो ये लिख दिया आपने m पाई। यहाँ n की जगह आपने m लिख दिया है, m कोई भी इंटीजर है, तो इसको आप लिख सकते हैं ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर आ गया 2m प्लस 1 पाई माइनस एल्फ़ा। और दूसरा हल आ गया आपके पास थीटा बराबर 2m पाई प्लस एल्फ़ा। यानी यहाँ देखें थीटा के दो मान आ रहे हैं, 2m प्लस 1 पाई माइनस एल्फ़ा, मतलब पाई में कुछ गुणा हो रहा है, एक बार एल्फ़ा सब्ट्रैक्ट कर रखा है और एक बार ऐड कर रखा है। तो गुणा किसका हो रहा है, m तो कोई पूर्णांक है, m कोई भी पूर्णांक है, तो 2m प्लस 1 कैसा होगा, विषम पूर्णांक होगा, और 2m कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। तो इसको दोबारा से लिख दें, थीटा बराबर n पाई प्लस एल्फ़ा और यहाँ लिख दिया n पाई माइनस एल्फ़ा, जब n सम हो, सम यानी कि इवन हो। और ये क्या आएगा, जब n विषम हो, विषम यानी ऑड हो। देखना है इसको देख के सही लिखा है क्या। n के लिए क्या लिख दिया आपने 2m, n के लिए 2m लिख देंगे, सम संख्या लिख देंगे तब तो प्लस एल्फ़ा आएगा, वही लिखा है वहाँ। थीटा बराबर n पाई प्लस एल्फ़ा, यानी n की जगह 2m की जगह n लिख दिया, यानी n सम होगा तब सम पाई प्लस एल्फ़ा आएगा। और अगर n के लिए 2m प्लस 1 लिख देंगे, ये विषम होगा तो विषम पाई माइनस एल्फ़ा। और इसको फिर दोबारा से लिख सकते हैं आप, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n एल्फ़ा, n बिलोंग्स टू j। अब आप देखें ये और ये सेम है क्या, n पाई प्लस एल्फ़ा कब आ रहा है, जब n सम होगा, n सम होगा तो माइनस 1 की पावर सम संख्या लिखेंगे, प्लस आएगा तो पहले वाला बन गया, और माइनस 1 की पावर विषम संख्या लिखेंगे तो ये दूसरा वाला बन गया। माइनस 1 की पावर विषम क्या आएगा, -1, तो ये वाला आ गया। तो जो दो सॉल्यूशन चल रहे थे उनको मिला के एक ही जगह कर दिया कंबाइंड। तो फाइनली आपको याद करके रखना है, साइन थीटा बराबर साइन एल्फ़ा हो तब थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n एल्फ़ा आएगा, n कोई भी पूर्णांक है। और ये तो एक प्रूफ करके बता दिया है आपको, बाकी प्रूफ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, उन्हीं से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से फिर आपने और इक्वेशंस लिख दी। सेकंड इक्वेशन आपके पास है cos थीटा बराबर cos एल्फ़ा, तब थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा। समझता हूँ सबको याद होंगी पहले से, एक बार रिपीट हो रही हैं, और जिनको याद नहीं है वो याद करेंगे। tan थीटा बराबर tan एल्फ़ा हो तब थीटा बराबर n पाई प्लस एल्फ़ा। cot थीटा बराबर साइन cos tan, तीनों लर्न करनी है, इन तीनों की सहायता से इनके जो व्युत्क्रम वाले हैं वो लिख देने हैं आपको। यहाँ जैसे सभी लिख रखें, cos थीटा बराबर cos एल्फ़ा तब थीटा बराबर n पाई प्लस एल्फ़ा। sec थीटा बराबर sec एल्फ़ा, वही कोसाइन वाली 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा। cosec थीटा बराबर cosec एल्फ़ा, वही आपकी साइन वाली थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n एल्फ़ा। कई बार ये cos थीटा sec थीटा जहाँ जहाँ परिभाषित नहीं होते हैं वो वाले एंगल इनमें से हटा देते हैं। जैसे cosec थीटा कहाँ परिभाषित नहीं होता, जब जब थीटा 0 आ जाता है, थीटा बराबर पाई आ जाए, थीटा बराबर n पाई आ जाए। sec थीटा कहाँ परिभाषित नहीं होता, जब cos ऑफ एंगल 0 हो जाए। तो जो एंगल इसमें सम्मिलित नहीं है, कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन होगा तो उसमें उन एंगल्स को आप हटा देते हैं। तो ये दूसरी व्यापक समीकरण रही। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आ गई आपके पास ये समीकरण भी आपको डायरेक्ट याद करके रखनी है। अब ये स्क्वायर वाले आ गए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फ़ा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फ़ा, तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस साइन एल्फ़ा, यानी प्लस माइनस साइन एल्फ़ा। तो ये चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे। दो क्वाड्रेंट में तो साइन ऑफ एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पहली और दूसरी क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल नेगेटिव होता है। तो चारों क्वाड्रेंट आती हैं, तो इनका सॉल्यूशन सबका सेम आता है। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा। इसी तरह से
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस कॉस एल्फ़ा। अब इसमें भी चारों क्वाड्रेंट कवर हो गई, तीनों समीकरण में चारों क्वाड्रेंट कवर होती है, तो सबका सॉल्यूशन सेम n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा। आप अगर जैसे पहली समीकरण ले लें साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फ़ा, मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। समीकरण साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, या आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर π/6। 1/4 को लिख सकते हैं आप 1/2 होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर प्लस माइनस साइन π/6, और जब इसको लेंगे तो आप ये ले सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन π/6 या साइन थीटा बराबर साइन माइनस π/6। अब जब माइनस साइन π/6 लिख रहे थे, माइनस साइन π/6 को साइन -6 लिख सकते हैं। अब जब साइन थीटा बराबर साइन π/6 है तो पहली और सेकंड क्वाड्रेंट कवर हो गई, और जब ये माइनस साइन π/6 था तो थर्ड और फोर्थ कवर हो गई। तो इससे एंगल कौन से आएंगे, इससे तो आ जाएंगे थीटा बराबर आपके π/6 और π-π/6, और इससे कौन से आ जाएंगे आपके पास, इससे आ जाएंगे थीटा बराबर 2π - π/6, और ये पाई प्लस π/6 भी आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट भी आ गई, फोर्थ भी क्वाड्रेंट आ गई, और इन सबको एक साथ लिख देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा ये n पाई प्लस माइनस π/6। अब n के अलग अलग मान के लिए सारे आ रहे हैं। n बराबर 0 रख के देखें, ये 2n पाई माइनस π/6 लिखा है, या इसको आप सिंपल माइनस π/6 भी लिख सकते थे, क्योंकि माइनस π/6 यहाँ आएगा और 2 पाई माइनस π/6 इस तरह से आएगा। यानी साइन थीटा बराबर साइन 1/2 हो और साइन थीटा बराबर -1/2 हो, तब चारों क्वाड्रेंट कवर हो रही हैं, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा। इस तरह से नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर π/6 है, तब थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/6। n के मान आप देते जाएं, सारे एंगल आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये तीनों समीकरण डायरेक्ट लर्न करके रखनी है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर π/6, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/6, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर π/6, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/6। π/6 के लिए लिख दिया, बाकी जनरल एंगल है ही आपके पास। अब ये आ गई समीकरण जिसमें दो एंगल दे रखे हैं आपको, दो समीकरण दे रखी हैं, साइन थीटा बराबर साइन एल्फ़ा और कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फ़ा। तो ऐसी समीकरणों में अपन पहले वो क्वाड्रेंट देखेंगे जहाँ ये दोनों समीकरण संतुष्ट होती हैं, और दो या दो से ज़्यादा समीकरण संतुष्ट हो दे रखी हों, तब उनको सेटिस्फाई करने वाला एंगल आप टेबल की सहायता से देखेंगे कौन सी क्वाड्रेंट में, फिर जनरल उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसे पहले लिखा है आपको सबका, यहाँ भी सेम सॉल्यूशन है। साइन थीटा बराबर साइन एल्फ़ा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस एल्फ़ा आएगा। कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फ़ा हो तब भी थीटा बराबर 2n पाई प्लस एल्फ़ा आएगा। टेन थीटा बराबर टेन एल्फ़ा हो तब भी थीटा बराबर 2n पाई प्लस एल्फ़ा आएगा। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ पहले आपके लिए मैं, जैसे समीकरणों कॉस थीटा बराबर 1/2 और टेन थीटा बराबर -√3 का व्यापक हल लिखो। तो सबसे पहले आपको ऐसी क्वाड्रेंट ढूंढनी पड़ेगी जहाँ कॉस ऑफ एंगल तो पॉजिटिव है और टेन ऑफ एंगल नेगेटिव है। कॉस ऑफ एंगल पॉजिटिव और टेन नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और फोर्थ में। टेन नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन आ गई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है और कॉस ऑफ एंगल 1/2 है, तो एंगल कितना हो गया, ये आपको अपने आप टेबल में देख के बताना है, अपने आप जो लर्न है उसकी सहायता से बताना है। ऐसा एंगल बताएं कि कॉस ऑफ थीटा बराबर 1/2 हो और थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, और ऐसा ही यहाँ बताएं टेन थीटा -√3 हो और थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो ये एंगल अपने आप सोचना है आपको कितना हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, डेफिनेटली -π/3 हो गया। एंगल कितना आ गया, -π/3 आ गया। कॉस -π/3 कॉस π/3 होता है, कॉस π/3 1/2 होता है। टेन -√3 ब्रैकेट -π/3 -10 π/3 यानी कि -√3। तो -π/3 दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब जब एक बार तो एंगल आपने लिख दिया -π/3, अब दूसरा एंगल कैसे आएगा, और कोई क्वाड्रेंट तो दिख नहीं रही,
और कोई क्वाड्रेंट नहीं दिख रही तो फिर वो इसी में आएगा। और इसी में कब आएगा? जब पूरा एक साइकिल लगा ले। पहला एंगल -π/3 लिख सकते थे या 2π - π/3 लिख सकते थे। अब दोबारा फिर इसी क्वाड्रेंट में आएगा और किसी क्वाड्रेंट में आ ही नहीं सकता। तो अगर एक चक्कर लगा के आएगा तो 2π प्लस ब्रैकेट में -π/3 आ गया। जब एक चक्कर लगा के आएगा तो क्या आएगा? 2π प्लस -π/3। और अगर दूसरा चक्कर लगा के आएगा तब 4π प्लस -π/3। और एक चक्कर उल्टा भी लगा सकते थे, -2π प्लस -π/3, यानी कि दोबारा इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो एक ही सॉल्यूशन की बात हुई। अगर मुख्य हल की बात करेंगे तब तो -π/3 आ गया। और व्यापक हल की बात करेंगे तो बार बार जब लाइन घूम के इसी पॉइंट पर आएगी, इसी लाइन के ऊपर आएगी, तभी एंगल आएगा। तो कौन सा हुआ? 2π प्लस ब्रैकेट -π/3, 4π प्लस ब्रैकेट -π/3, और जनरल लिखेंगे तब 2nπ प्लस ब्रैकेट -π/3। इन समीकरणों का एक हल तो क्या आएगा? -π/3 आएगा। और व्यापक हल कितना आ गया? व्यापक हल आ गया आपके पास 2nπ प्लस ब्रैकेट में -π/3। तो ये जब दो या दो से ज़्यादा समीकरण दे रखी हों तो पहले उनका सिंगल सॉल्यूशन निकालेंगे। वो उनकी जो पोजीशन दे रखी होगी, जो कंडीशन दे रखी होगी, उनको सेटिस्फाई करने वाली। जैसे आपने पहले ऐसी क्वाड्रेंट देखी जिसमें कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव और टेन ऑफ एंगल, ऐसी क्वाड्रेंट देखी जिसमें कॉस ऑफ एंगल पॉजिटिव और टेन ऑफ एंगल नेगेटिव था, और फिर जनरल के लिए 2nπ प्लस लिख दिया। अब आगे देखते हैं, क्या एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी समीकरण। साइन थीटा बराबर -√3/2 और टेन थीटा बराबर √3 का व्यापक हल ज्ञात करो। हाँ, फिर लिखिए। अब टेन ऑफ एंगल तो कैसा आ गया? पॉजिटिव। और साइन ऑफ एंगल कैसा आ गया? नेगेटिव। तो फिर वही क्वाड्रेंट डिसाइड करें आप। ऐसी कौन सी क्वाड्रेंट है जिसमें टेन ऑफ एंगल तो पॉजिटिव आ रहा है और साइन ऑफ एंगल नेगेटिव आ रहा है? टेन पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट और थर्ड में, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी या थर्ड होगी। साइन नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड और फोर्थ में, तो निश्चित रूप से आपकी थर्ड क्वाड्रेंट आ गई। और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बताएंगे अब आप। दी समीकरण को संतुष्ट करने वाला तृतीय पाद में होगा। स्पष्टतया यह कोण कितना होगा? टेन ऑफ एंगल √3 है, साइन ऑफ एंगल -√3/2 है, प्लस π/3। साइन π प्लस π/3 की बात करते हैं तो -sin π/3 आता है। टेन π प्लस π/3 की बात करेंगे तो टेन π/3 आएगा। और टेन π/3 कितना होता है? √3। तो एक जो छोटा से छोटा कोण है वो तो π प्लस π/3 4π/3 हो गया। इसलिए इन समीकरणों का व्यापक हल क्या आ जाएगा? 2nπ प्लस 4π/3 n बिलोंग्स टू z। ये व्यापक हल हो गया। तो दोबारा से जब भी दो या दो से अधिक समीकरण आपको हल करनी होंगी तो आप क्या करेंगे? पहले एक कोण तो अपनी जानकारी के हिसाब से जो टेबल आपने बनाई थी उसकी सहायता से निकालेंगे, और व्यापक हल करने के लिए 2nπ प्लस लिख देंगे आप उसे। एक और सॉल्यूशन क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम वाला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये आ गया आपके पास समीकरणों टेन थीटा बराबर -1 कॉस थीटा बराबर 1/√2 का व्यापक हल है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस cos tan थीटा इक्वल टू -1 एंड cos थीटा इक्वल टू 1/√2। अब फिर आपको देखना है, अब tan ऑफ एंगल तो नेगेटिव है और cos ऑफ एंगल पॉजिटिव है। अब आप क्वाड्रेंट फिर दोबारा से देखें कौन सी क्वाड्रेंट आएगी। tan ऑफ एंगल नेगेटिव और cos ऑफ एंगल पॉजिटिव। tan कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड और फोर्थ में। cos कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ में। तो कॉमन क्वाड्रेंट कौन सी आ गई? फोर्थ क्वाड्रेंट आ गई। तो ये सॉल्यूशन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। cos ऑफ एंगल 1/√2 है तो ये -π/4 हो गया, या ऊपर से लेंगे आप तो ये 7π/4 हो। और tan 7π/4 tan 2π - π/4 -10π/4 यानी कि -1 के बराबर आ गया। तो ये जो एंगल दे रहा है समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा है। tan ऑफ एंगल -1 उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और cos थीटा बराबर 1/√2 उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो व्यापक हल कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, देख के ही बता दें। एक एंगल तो आ गया आपका -7π/4
और फिर वो एंगल कौन सा आएगा, 2n पाई प्लस करना है तो 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 4 ये आ गया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है पहले क्वाड्रेंट का निर्धारण करेंगे आप। क्वाड्रेंट का निर्धारण कैसे करेंगे, जो आपको पहले से याद है ASTC। अब आपको देखना था tan ऑफ एंगल नेगेटिव कॉस ऑफ एंगल पॉजिटिव, वो आपने देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर कौन सा एंगल आएगा ये आपको टेबल की सहायता से जो आपने लर्न कर रखे हैं उसकी सहायता से लिया। तो tan ऑफ एंगल -1 कॉट ऑफ एंगल कॉस ऑफ एंगल 1/√2, इससे एंगल आ गया 7 पाई बाई 4। -π/4 भी लिख सकते थे लेकिन ऑप्शंस में 7 π/4 दे रखा है सभी में, वो लिख लिया और जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस कर दिया। तो यार फिर आगे एक्स देखते, समीकरण sin x प्लस cos x बराबर 2 के हलों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन sin x प्लस cos x इक्वल टू 2। इस समीकरण के हलों की संख्या बताइए। अब हलों की संख्या, जनरल सॉल्यूशन में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, तो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो सीधे सीधा इनफाइनाइट लिख सकते हैं अपन। कोई पार्टिकुलर इंटरवल दे रखा होगा तो उसमें कितने हल आएंगे वो लिखेंगे। लेकिन कई बार अपन ये भी देखेंगे कि समीकरण आपकी वैलिड है या नहीं है, समीकरण आपकी एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं करेगी, तो वो कैसे देखेंगे। sin x प्लस cos x, आप ये जानते हैं पहले से कि a sin x प्लस b cos x का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान कितना होता है, प्लस √a² प्लस b² होता है। तो ये आपको पहले से याद है, पहले से याद है। और समीकरण दे रखी है sin x प्लस cos x बराबर 2, तो इसको देख के सीधा पता पड़ता है कि sin x प्लस cos x का अधिकतम मान तो √2 होगा और ये 2 के बराबर दे रखा है तो 2 तो कभी हो ही नहीं सकता। sin x प्लस cos x का अधिकतम मान कितना होगा, √2, लेकिन ये दे रखा है 2 के बराबर, तो x का मान कुछ भी रख लो 2 हो ही नहीं सकता। 2 कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि sin x cos x, sin x का अधिकतम मान होता है 1, cos x का अधिकतम मान होता है 1, तो दोनों अगर अलग अलग 1 के बराबर हो जाएं तब तो समीकरण हल हो जाएगी। लेकिन दोनों अलग अलग 1 के बराबर कैसे होंगे, जब साइन ऑफ एंगल 1 होता है कहाँ, π/2 पर, तो कॉस ऑफ एंगल 0 होता है, और जब कॉस ऑफ एंगल 1 होता है तो साइन ऑफ एंगल 0 होता है, तो दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते। हाँ, अगर एंगल अलग अलग होते, इसमें x होता और उसमें y होता, एक थीटा होता एक फाई होता, तो दोनों अलग अलग एंगल हो सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं हो सकते। तो यहाँ फिर सॉल्यूशन क्या रहा, चूँकि sin x प्लस cos x ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू √2, इसलिए x के किसी भी मान के लिए sin x प्लस cos x नॉट इक्वल टू 2। देयरफॉर दी समीकरण के हलों की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन इज 0, संख्या 0 होगी। दी समीकरण के हलों की संख्या 0 होगी, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अगर ये लिख देते आप, समीकरण sin x प्लस cos x बराबर 1 को हल करो। सॉल्व द इक्वेशन sin x प्लस cos x बराबर 1। अभी आपने देखा था sin x प्लस cos x का मैक्सिमम मान तो √2 होता है, यहाँ तो 1 लिखा है, √2 से कम लिखा है, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर गिवन इक्वेशन, दी समीकरण sin x प्लस cos x बराबर 1। इस तरह के एक्सप्रेशन को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना आता है, अपन ने पहले ही sin x प्लस cos x को भी किया था। इन जनरल a sin x प्लस b cos x आ जाता है। तो यहाँ क्या किया है, इस समीकरण में 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारी समीकरण में। sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2 बराबर 1 इंटू 1/√2। और ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया sin x प्लस π/4, और राइट साइड में लिख दिया sin π/4। sin x प्लस π/4, sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4।
कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 दोनों ही 1/√2 होते हैं, तो ये साइन एक्स बराबर साइन ऑफ एंगल आ गया। साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 बराबर साइन ऑफ एंगल। इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं, एक्स प्लस पाई बाई 4 बराबर एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन पाई बाई 4। तो फाइनली क्या हो गया, एक्स बराबर आ गया एन पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस -1 टू द पावर एन पाई बाई 4। एन बिलोंग्स टू जेड। कई बार अपन समीकरणों को हल करते हैं, आपका कुछ सॉल्यूशन आ जाता है और आंसर पीछे देखते हैं तो कुछ और सॉल्यूशन आता है। तो कई बार दोनों सॉल्यूशन सही होते हैं, क्योंकि आपने जैसे साइन में कन्वर्ट कर ली इक्वेशन को तो साइन के फॉर्मूले से निकाल दिया, को साइन में भी कर सकते थे आप। इसे दोबारा सॉल्व करते हैं आप यहाँ से, ऐसे इसकी सहायता से आप लिखते, यही समीकरण लिख लेते, साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2 बराबर 1/√2। अब इसको क्या लिखा आपने, ये लिखा साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 बराबर कॉस पाई बाई 4। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 बराबर कॉस पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं फिर, कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा हो, कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा हो तो थीटा बराबर क्या आता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, तो आ गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो फाइनली ये आ गया x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 4 और प्लस माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये तो क्या बन जाएगा पाई बाई 2 बन गया। और जब माइनस पाई बाई 4 की बात करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2n पाई। तो ये फाइनली सॉल्यूशन आ गया आपका, n बिलोंग्स टू z। अब देखें ये सॉल्यूशन भी सही है और ये सॉल्यूशन भी सही है। ये पाई बाई 4 था यहाँ पर। अब देखने में तो दोनों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं। इसके लिए एक्सरसाइज आपको घर पे करनी होगी। क्या करनी होगी, टेबल बनाएंगे आप, एक कॉलम में ये रख देंगे और फिर n के मान रखते जाएंगे। n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर -1 -2 3 -3 4 -4 और ऐसा ही इसमें रखेंगे। करीब 10-10 वैल्यू रखेंगे आप, और आप देखेंगे सारे एंगल सेम आ रहे हैं। जैसे n बराबर 0 पर देखें, यहाँ पर n बराबर 0 पर क्या आ रहा है, n बराबर 0 पर यहाँ से तो पाई बाई 2 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है। n बराबर 0 रखने पर यहाँ पाई बाई 2 और वहाँ 0 रख के देखें समीकरण में, ये पाई बाई 2 से सेटिस्फाई हो रही है क्या। साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 कॉस पाई बाई 2 0, तो 1 + 0 1 आ गया, सेटिस्फाई हो रही है। 0 से सेटिस्फाई हो रही है क्या, साइन 0 प्लस कॉस 0 बराबर 1, यानी कि 0 + 1 1 आ गया, सेटिस्फाई हो रही है। इस वाली इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ n बराबर 0 रखें। यहाँ n बराबर 0 रखने से क्या होगा, 0 × पाई 0 माइनस पाई बाई 4 और ये प्लस पाई बाई 4 0 आ गया, तो 0 x बराबर 0 आया, वो सेटिस्फाई कर ही रहा है। n बराबर 1 रख दें, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखें पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, यानी पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 आ गया, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो एंगल तो अपन ने ओरल ऐसे ही देख लिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों एंगल को लिखेंगे और n के मान 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 कुछ वैल्यू जैसी देंगे दोनों समीकरणों में। ये अलग बात है, n बराबर 0 रखने पे यहाँ क्या आ रहा है और वहाँ क्या आ रहा है, तो दोनों अलग अलग वैल्यू आ जाएं, लेकिन सारे एंगल आएंगे। अपन ने क्या बताया था, समीकरण का व्यापक हल उन सभी कोणों को व्यक्त करने वाला व्यंजक जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उन समीकरणों का व्यापक हल कहलाता है। किस रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाता है। समीकरण आपने कॉस ऑफ एंगल, कॉस थीटा बराबर कॉस ऑफ एंगल में बदल दी, तब कॉस की फॉर्म में आ गया।
साइन थीटा बराबर साइन ऑफ एंगल में बदल दी, तब ये साइन की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से आज अपन ने क्या किया, जो त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती हैं वो, त्रिकोणमितीय समीकरण का हल क्या है वो पढ़ा, और फिर सरल समीकरणों के जो फॉर्मूले थे वो, और फिर जो और मुख्य समीकरण थी उन सभी के हल पढ़ लिए आपने। साइन थीटा बराबर साइन एल्फ़ा, तब थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन एल्फ़ा। कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फ़ा, तब थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा। टेन थीटा बराबर टेन एल्फ़ा हो, तब थीटा बराबर एन पाई प्लस एल्फ़ा। ये बेसिक इक्वेशंस हैं, सब इनसे ही, स्क्वायर वाली भी इनसे आई हैं, सरल समीकरण भी इनसे आई हैं। और फिर आगे दो या दो से ज़्यादा समीकरण दे रखी हों तब क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल तो आप ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे, अपनी जानकारी से निकालेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है। तो एक जो सबसे छोटा कोण है उनको संतुष्ट करने वाला वो अपनी जानकारी से निकालेंगे, और फिर व्यापक हल निकलने के लिए क्या करेंगे, 2n पाई प्लस माइनस वो 2n पाई प्लस एंगल कर देंगे। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय समीकरण बेसिक चीज़ें यही हैं, सारी मैंने बता दी हैं। एग्जाम्पल कम हुए, एक क्लास में और एग्जाम्पल, कुछ अच्छे एग्जाम्पल और एग्जाम वाले क्वेश्चंस लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय समीकरण बस इतना ही था, आज समाप्त हो गया, फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।